नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग एक नई टर्म पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे के जो कंसेप्ट्स आएंगे, खासकर अंडर इक्विलिब्रियम वाले, उनके लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में आपकी। तो इसको ज़रा समझते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ अभी तक मैं क्या क्या पढ़ चुका हूँ। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन हमने निकाला था, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन हमने देखा था कि कैसे हम अंडर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं अभी तक। हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो इक्विलिब्रियम के अंदर चल रहा है। मतलब आप एक्सटर्नली कोई फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हो, ठीक है जी। तो जो थर्मल इफेक्ट होते हैं वो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। आगे मैं आपको चलूंगा जब नॉन इक्विलिब्रियम जब हम आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। खैर फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हमें मेनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है सेमीकंडक्टर की। और अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हो तो उसमें मेनली हमें करंट देखना है। तो करंट मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम करंट को लिखते हैं। तो करंट जो था हमारे पास दैट वाज NEA म्यू एन इंटू ई। आपके पास ये आया था ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। अब सुनिए, जो N जो था इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, वो हमने लिखा था दैट वाज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है ये। तो अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो दैट वाज NEDE, और इसको हमने इंटीग्रेट किया था EC टू इन्फिनिटी। NE क्या था? ये भी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम थी, बट ये एट एनर्जी लेवल E पे था, E पे था कुछ। तो मुझे खैर पूरे बैंड में, कंडक्शन बैंड में मुझे आपका पूरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब NE जो आया था हमारे पास, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, मैंने बताया था कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे, कितने घर हैं, कितने E लेवल पे कितने स्टेट्स अवेलेबल हैं और उनमें से कितनी ऑक्यूपाइड हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ये हमने किया था। तो उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनर्जी लेवल E। फिर हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ये आपका जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये हमने निकाला था। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आया था, अगर आपको याद हो, उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था दैट वाज 2mc अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे 1/2 पाई स्क्वायर भी था, समथिंग ऐसे कुछ था मेरे ख्याल से, इंटू E माइनस EC की पावर 1/2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास रो E आया था हमारे पास। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने निकाला था, और वो भी किस में बताइए? वो हमने निकाला था कंडक्शन बैंड में, EC। वहीं पे अगर आप वैलेंस बैंड की अगर बात करें तो रो वी जो E है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, मतलब अवेलेबल डेंसिटी जो है, अवेलेबल जो स्टेट्स की जो डेंसिटी है, जो स्टेट्स अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में, उनको हमने निकाला था। उनकी क्या डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, हमने देखा था इसको। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी, ठीक है, बिकॉज एनर्जी लेवल E के ऊपर है ये भी, ठीक है ना। तो जरा देखिए आगे, अगर रो वी E की बात करो तो 1/2 पाई स्क्वायर, बोलिए क्या बनेगा यहाँ पे? 2mv/h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या था? EV माइनस E, इसकी पावर हाफ, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने निकाली थी। फिर हमने बोला था फर्मी फंक्शन FE। तो फर्मी फंक्शन जो आया था हमारे पास दैट वाज 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF अपॉन KT। EF वाज फर्मी एनर्जी, इस तरह से हमने निकाला था। और फिर हमने यूजिंग बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन हमने इसको देखा था कि किस तरह से हम N निकाल सकते हैं या P निकाल सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको डिराइव करवाया था कि N वाज इक्वल टू NC E की पावर, बोलिए यहाँ पे क्या आएगा? EF माइनस EC अपॉन KT, ये था मेरे ख्याल से। और जो होल कंसंट्रेशन आया था दैट वाज NV E की पावर, E की पावर बताइए, EV माइनस EF अपॉन KT। मतलब ये जो पावर होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। EF छोटा होता है EC से, तो इसलिए डिफरेंस नेगेटिव आ गया। यहाँ पे EV छोटा होता है EF से। आप देखिएगा आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे है। तो मैंने इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन एंड होल की कंसंट्रेशन हमने निकाली। NC और NV क्या था? अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट लेवल EC, कंडक्शन बैंड के लेवल पे अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है हमारे पास, और ये अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट लेवल EV, ठीक है, वैलेंस बैंड की अफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। NC और NV का हमने कैलकुलेशन किया था, NC और NV हमने निकाला था, NC और NV।
तो इनमें डिफरेंस सिर्फ अफेक्टिव मास का होता है। तो लास्ट टाइम जो हमने फॉर्मूला इसका डिराइव किया था, तो मैं आपको बता दूं, वो जो फॉर्मूला आया था दैट वाज 2 इंटू mc/kT बाई 2πh क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2। आई थिंक कुछ इस तरह का हमारे पास निकल के आया था, ठीक है, 2πh क्रॉस का स्क्वायर, हाँ जी ये निकल के आया था। तो आप इसको बार बार लिखिए, इससे आपको याद हो जाएगा। NV वाज 2 इंटू MV और MC क्या है, अफेक्टिव मास है भाई। ये कंडक्शन बैंड में, ये वैलेंस बैंड में जो भी आपके कैरियर है उनका अफेक्टिव मास है, KT अपॉन 2πh क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से हमने NC और NV निकाला था, और ये हमने इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन कैलकुलेट की थी अंडर इक्विलिब्रियम। ये सब अंडर इक्विलिब्रियम था भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा फर्मी फंक्शन की। जो फर्मी फंक्शन है ये क्या दिखाता है बताओ? ये हमें बताता है डेंसिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों में। ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन बताता है। अब अगर मान लीजिए 1 - Fe की मैं बात करूं, 1 - Fe की बात करूं, तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा? ये हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। अगर वैलेंस बैंड की बात करें तो वैलेंस बैंड में ये अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ठीक है, ऑफ होल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ होल बताएगा। और यही चीज अगर मैं कंडक्शन बैंड की बात करूं तो ये क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। क्योंकि ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेशन। जरा ध्यान से देखिए भाई, यहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में यही चीज क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये वैलेंस बैंड में क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ होल्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना अभी। तो जरा देखिए, अगर मैं होल की कंसंट्रेशन की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा बताओ जरा? वो आएगा ρV इंटू E इंटू 1 - Fe dE -∞ टू EV। कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। ये मेरे पास होल की कंसंट्रेशन आएगी। अगर मुझे होल कंसंट्रेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? वो मैंने बताया था आपको, EC टू इन्फिनिटी ρE इंटू Fe इंटू DE। सही है भाई। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन निकालेंगे अंडर बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन। ये जो बनेगा, ये बनेगा NV e की पावर EV माइनस EF, मैं उल्टा लिख रहा हूं, EV माइनस EF नहीं ठीक लिखा है मैंने, डिवाइड बाई KT। कुछ इस तरह का बनेगा। और ये क्या बनेगा बताओ जरा? ये बनेगा NC e की पावर EF माइनस EC अपॉन KT अंडर बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन। ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे भाई। इसका मतलब जरा समझिएगा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जरा फर्मी एनर्जी पे आइए एक बार, जरा फर्मी फंक्शन पे आइए। फर्मी फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं, जरा देखिए, फर्मी फंक्शन को एनर्जी के साथ अगर मैं प्लॉट करूं, तो मैंने बताया था क्या चीज, कि एट एनर्जी लेवल EF पे आपका जो फर्मी फंक्शन होगा एट एनी टेम्परेचर T हाफ होगा। वो इस पे इसकी वैल्यू जो आएगी फर्मी फंक्शन की, वो हाफ वैल्यू आएगी एट एनर्जी लेवल EF। और अगर मैं E की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊं, जो फर्मी फंक्शन है मेरे पास, वो क्या होता है जरा देखिए, 1/1 प्लस E की पावर E माइनस EF अपॉन KT। अगर आपको याद हो तो E इक्वल टू EF पे ये हाफ रहेगा, और E की वैल्यू अगर मैं प्लस इन्फाइनाइट कर दूंगा तो ये इन्फाइनाइट बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये
प्लस इन्फाइनाइट पे जीरो की तरफ टेंड करेगा, और जब ई की वैल्यू में माइनस इन्फाइनाइट कर दूंगा तो ये ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट जीरो हो जाएगा और ये 1 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब यहां पे इस लाइन को अप्रोच करेगा, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को अप्रोच करेगा ये, ठीक है भाई। इस तरह का मेरे पास फर्मी फंक्शन आएगा एट एनी टेम्परेचर टी ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो पे है तो ये ऐसे बन जाएगा, आपको याद होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बेसिकली ये इस तरह का और हो जाएगा, और कुछ नहीं है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा। ये है मेरा एफ और 1 माइनस एफ की अगर मैं बात करूं तो ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये 1 माइनस एफ को दिखा रहा है। एक मिनट जरा देखिए, मैं एक कर्व को हटा देता हूं इसमें से। तो अगर मैं एक को हटा दूं, ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये जो है अगर ये एफ है मेरा, तो 1 माइनस एफ जो बनेगा वो आप देख लीजिए, जो डिफरेंस है वो देख लो। ये जो बाकी रह गया ये 1 माइनस एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब सुनिए, सोचिए यहां पे 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मेरे पास कंडक्शन बैंड है, और यहां पे समवेयर मेरे पास वैलेंस बैंड है। 1 मिनट के लिए मान लेता हूं यहां पे मेरा कंडक्शन बैंड है, यहां पे मेरा वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो अब एफ की वैल्यू कंडक्शन बैंड में ये है और वैलेंस बैंड में 1 माइनस एफ को देखेंगे, 1 माइनस एफ की वैल्यू ये है, ठीक है। अब एक चीज जरा समझिएगा, यहां से मुझे एक चीज पता चली है क्या, या फिर एक बार जरा इसके ऊपर बाद में आएंगे। सोचिए अगर मेरे इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये कर्व जो है ये थोड़ा ऊपर की तरफ ज्यादा लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फिर वो ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट को समझिए। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन मेरे ज्यादा होंगे होल से, हालांकि आगे आप देखोगे वो चीज मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सोचिए अगर ईएफ मेरा थोड़ा इसके पास में है, थोड़ा ईएफ की वैल्यू अगर मैं थोड़ी बड़ी ले लूं तो ये जो कर्व बनेगा ये कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। ये जो कर्व बनेगा ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ज्यादा हो जाएगी और वैलेंस बैंड में जो होल की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बिकॉज अब जरा देखो यहाँ पे ये जो गैप है, पहले ये गैप आ रहा था, ये 1 माइनस एफ को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये 1 माइनस एफ को ये आगे वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 माइनस एफ की वैल्यू डाउन हो जाएगी। समझ आया? तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन जो एफ है, फर्मी लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा भी कई बार आपको देखना पड़ेगा, आगे आपको मैं समझाऊंगा कि ईएफ जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाए या फिर ईएफ जो है वो वैलेंस बैंड में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो तो हमें देखना पड़ेगा, वो कुछ डिफरेंट केसेस हैं उनको हम देखेंगे और उस केस में मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि ईएफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ईएफ जो है वो हमें कंसंट्रेशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि होल ज्यादा है, ठीक है। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम मैं ये बोल सकता हूं, अंडर इक्विलिब्रियम मैं ये बोल सकता हूं कि ईएफ जो है वो इलेक्ट्रॉन या होल की कंसंट्रेशन को डिसाइड करेगा। आपको याद हो मैंने आपको एक पुराने लेक्चर में मैंने एक बात बताई थी कि जो एनर्जी गैप जो होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, जो एनर्जी गैप होता है दोस्तों, ये जो एनर्जी गैप था हमारे पास दैट वाज ईजी, और सिलिकॉन के केस में ये कितना था बताओ, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप ये बोल सकते हो। ये मेरे पास कंडक्शन बैंड था और ये मेरे पास वैलेंस बैंड था, और जो केटी की वैल्यू होती है दैट इज 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप सोचिए इस टेम्परेचर पे, इस एनर्जी पे, जो थर्मल एनर्जी है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां पे जंप कैसे करेगा? ये गैप तो काफी ज्यादा है, ये तो बहुत ही कम है। इसको मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आपको दिया था और मैंने बताया था कि इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे जरा देखिए, अब यहां से इस चीज को मैं यहां पे बता सकता हूं कैसे। मैं बोल सकता हूं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा, जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जो जंप करेगा, मतलब जो कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, उसमें ये जो एनर्जी है, जो केटी वाली एनर्जी है, ये अकेली ये चीज नहीं देखी जाती, अकेला ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। उस केस में देखा जाता है यहां पे कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं, कितनी स्टेट्स यहां पे अवेलेबल हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन कितनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन कितनी है मतलब किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा, अकेला केटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ध्यान से समझिए, अकेला केटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कई चीजों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो गलती से आप ये मत सोचिए कि केटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसी चीज नहीं है भाई, ऐसा काम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कई चीजों पे डिपेंड करता है। हमें ऐसा लगता है कि थर्मल एनर्जी जो मिली है उसकी वजह से जंप कर गया, नहीं जी। जो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा वो जो डिपेंड करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पे, कितनी स्टेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन पे।
हालांकि दोनों में केटी आता है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसमें भी केटी है इसमें भी केटी है, ये टेम्परेचर का 3 मतलब हाफ पावर पे डिपेंड करता है, और ये आपका ई की पावर में आपका केटी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह से डिपेंड करता है, मतलब अकेला केटी मत देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हम पैदा कर रहे थे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। इस तरह से हम हमारा कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको एक केस समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फर्मी लेवल कहाँ पे, एनर्जी जो फर्मी एनर्जी है वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, ठीक है। वो कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी, ठीक है भाई। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब लिखिए इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, वो जरा निकालते हैं। अब मैं जरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आता हूं और उसमें कैरियर कंसंट्रेशन देखते हैं। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसमें जरा देखिए, मतलब मुझे एनआई और पीआई मुझे ये कैलकुलेट करना है भाई, मुझे ये देखना है ये क्या होगा, एनआई एंड पीआई, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। अब सुनिए, अगर आपको मैं ये बोलूं कि जो मेरे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो कुछ इस तरह की है, दिस इज ईसी एंड दिस इज ईवी, ईवी थोड़ा फ्लैट होगा इस तरह का। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है ये है मेरे पास रो सी ई, और ये है मेरे पास रो वी ई, ये एनर्जी है इधर, ठीक है। ये है मेरे पास रो ई, ठीक है जी। अब जरा देखिए, अगर मैं फर्मी एनर्जी को भी इसी प्लॉट में बना दूं, तो चलिए फर्मी एनर्जी को भी इसी प्लॉट में बना देता हूं। अब क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो फर्मी एनर्जी भी कुछ EFI मैं उसको लिख रहा हूं। सोचिए समवेयर मैं EFI को यहां पे मान रहा हूं, दिस इज EFI। हालांकि इसकी पोजीशन मैं निकाल लूंगा अभी कि क्या पोजीशन होगी। EF को मैं EFI के बराबर ले रहा हूं इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और मैं मान के चला हूं वो समवेयर यहां पे लाई कर रही है। एक मिनट के लिए जरा देखते हैं, ठीक है। इस जगह पे मेरा फर्मी एनर्जी लाई कर रही है। तो अगर मैं फर्मी फंक्शन को प्लॉट करूं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन है, अगर मैं उसको प्लॉट करूं एनर्जी के साथ, तो कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। वो कुछ इस तरह का आएगा। ये है मेरा FE, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। यहां पे इसकी वैल्यू है हाफ, ये वैल्यू है हाफ, मतलब ये इसी कर्व में मैंने रो ई को भी दिखाया, FE को भी दिखाया, ठीक है। और यहां पे मेरी जो वैल्यू आएगी वो 1 बनेगी, ध्यान दीजिएगा, वो बनेगी 1, यहां पे वैल्यू है 1। अब सुनिए, मुझे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कैसे देखेंगे जरा देखिए। अगर मैं कंडक्शन बैंड की बात करूं, तो कंडक्शन बैंड में, अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, हाँ जी, कंडक्शन बैंड में जरा देखो, इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन होगी Ni, जिसको आप बोल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू, Ni विल बी इक्वल टू, बताइए, EC टू इंफिनिटी रो ई इंटू FE DE, यही बनेगा भाई। अब जरा देखिए, रो ई मेरे पास ये रहा और FE मेरे पास ये रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है मुझे और उसका फिर एरिया निकालना है। तो प्रोडक्ट ये फंक्शन ये फंक्शन ये, इनका प्रोडक्ट देखोगे तो जब ई की वैल्यू काफी लार्ज होगी तो जीरो आएगा प्रोडक्ट, और शुरुआत में भी जीरो आएगा, क्योंकि शुरुआत में ये रो ई मेरा जीरो है। और प्रोडक्ट लेके फिर एरिया निकालेंगे, तो जरा देखिए कैसा बनेगा। पहले जरा प्रोडक्ट प्लॉट करता हूं, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों, जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। मे भी मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं, हाँ जी। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों, और धीरे धीरे जीरो को अप्रोच करेगा। इसका जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो Ni को रिप्रेजेंट करेगा, वो Ni को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली होल की कंसंट्रेशन देखिए, यहां पे इस जगह पे यहां से होल कंसंट्रेशन स्टार्ट होगी, ये मेरा वैलेंस बैंड है, यहां पे मेरा कंडक्शन बैंड था, जरा देखिए यहां से प्रोडक्ट शुरू हुआ था। सिमिलरली अब होल की कंसंट्रेशन अगर मुझे देखनी होगी, तो होल कंसंट्रेशन हम कैसे देखेंगे, Pi जो आएगा that will be equal to from minus infinity to EV rho VE into 1 minus FE into DE, ये बनेगा दोस्तों होल कंसंट्रेशन। ये मेरा FE है येलो कलर में, तो 1 माइनस FE जो आएगा वो ये आएगा, ये गैप आएगा 1 माइनस FE। यहां पे 1 माइनस FE की वैल्यू काफी लार्ज है, जबकि यहां पे EV की वैल्यू, या सॉरी रो VE की वैल्यू जो है वो जीरो है, तो प्रोडक्ट जो है वो जीरो आएगा, यहां पे प्रोडक्ट जीरो आएगा।
उसके बाद आगे चल के जो प्रोडक्ट आए 1 माइनस एफ ई जीरो हो रहा है, जरा देखो 1 माइनस एफ ई मेरा यहाँ पे जीरो हो रहा है क्योंकि एफ ई की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, तो 1 माइनस एफ ई क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे होल कंसंट्रेशन देखूंगा तो वो कुछ इस तरह की बनेगी दोस्तों, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरी होल कंसंट्रेशन है एट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट थर्मल इक्विलिब्रियम आप बोल सकते हो, या मे बी एट रूम टेम्परेचर आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इस तरह का मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा और यहां पे ये और ये बराबर आएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं रो सी ई एफ ई डी ई फ्रॉम ई सी टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू ई वी रो वी ई इंटू 1 माइनस एफ ई इंटू डी ई। ये दोनों बराबर आएंगे दोस्तों, ठीक है। ये मेरे पास ई एफ आई है, ई एफ को ही आप बोल सकते हो। तो जरा देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जरा देखिए, दिस इज इक्वल टू एन सी ई की पावर, पहले क्या होता था बताइए, पहले होता था ई एफ माइनस ई सी बाई के टी। ई एफ की जगह पे अब किसने ले ली, ई एफ आई माइनस ई सी अपॉन के टी, ये बन जाएगा दोस्तों। दिस इज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन आई। और होल कंसंट्रेशन जो आएगी वो क्या आएगी बताओ जरा, दैट विल बी इक्वल टू एन वी ई की पावर, बोलिए क्या बनेगा, ई वी माइनस ई एफ आई बाई के टी, ये बनेगा ई वी माइनस ई एफ आई बाई के टी, ठीक है। कुछ इस तरह का बनेगा। अब सुनिए, अब यहां से मैं एक बात और बता सकता हूं, क्या मैं इस फर्मी लेवल जो है ना, ये जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है उसकी पोजीशन भी निकाल सकता हूं कि उसकी क्या पोजीशन आएगी। जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है उसको किस पोजीशन पे लाई करेगा वो मैं निकाल सकता हूं। क्या बताओ मिडिल में लाई करे, क्या पता मिडिल से थोड़ा सा मे बी डिफरेंट जगह पे लाई करे, ठीक है। तो वो जरा मैं निकाल सकता हूं। वैसे एक बार जरा क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसकी पोजीशन कहां पे होनी चाहिए, जरा सोचिए उसकी पोजीशन कहां पे होनी चाहिए, वो जरा देखते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं जानता हूं क्या, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन इक्वल टू एन आई इक्वल टू पी आई इक्वल टू एफ ई इंटू रो ई फॉर कंडक्शन बैंड डी ई विल बी इक्वल टू, बताइए, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू ई वी 1 माइनस एफ ई इंटू रो वी ई डी ई। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि एक बार एफ ई प्लॉट कर लो, एक बार 1 माइनस एफ ई प्लॉट कर लो। तो चलिए जरा देखिए, मैं जरा एक बार क्वालिटेटिव एनालिसिस करा रहा हूं, फिर आपको मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस कराऊंगा इस चीज का। आप इजीली देख सकते हो कि कहां पे पोजीशन लाई करेगी उसकी फर्मी एनर्जी की। वो एक बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, जरा देखिए कैसे। मैं एफ ई को प्लॉट कर रहा हूं, यहां पे एफ ई की वैल्यू हाफ है और यहां पे एफ ई की वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। तो 1 वाली लाइन को मैं प्लॉट कर देता हूं ऐसे। ये ई इक्वल टू यहां पे क्या है, ई एफ फर्मी लेवल, माफ कीजिएगा, हाँ तो ठीक है ना, ये है ई, ठीक है भाई। तो अब जरा देखिए, जो ई एफ ई बनेगा वो इस तरह का कर्व बनेगा, एफ ई जो बनेगा वो इस तरह का कर्व बनेगा। 1 माइनस एफ ई कैसा बनेगा, 1 माइनस एफ ई जो बनेगा उसको भी जरा बना लेते हैं। 1 माइनस एफ ई जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। यहां पे एफ ई है, एफ ई की वैल्यू यहां पे बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो 1 माइनस एफ ई की वैल्यू यहां पे 1 को अप्रोच करेगी। दिस इज 1 माइनस एफ ई, 1 माइनस एफ ई। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है 1 माइनस एफ ई और ये है मेरे पास एफ ई, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, हाफ के अबाउट मिरर इमेज है, आप ये बोल सकते हो। अब सुनिए, अब मैं जरा यहां पे प्लॉट कर रहा हूं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब जरा देखिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को प्लॉट कर रहा हूं। यहां पे डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो ईवी से स्टार्ट होगी और वो कुछ इस तरह की आएगी, और यहां पे डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो सॉरी ईसी से स्टार्ट होगी ये, और यहां पे ईवी से स्टार्ट होगी और वो कुछ इस तरह की आएगी। इसमें कर्व थोड़ा कम आएगा, इसमें ज्यादा आएगा। अब सुनिएगा, अगर मैं बोलूं, यहां ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक का कोई ये जो लेवल है, ये मान लीजिए मेरे पास ये जो गैप है मेरे पास, ये मान लीजिए मेरे पास 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। 1 मिनट के लिए ऐसे मान लेता हूं। तो इस गैप तक जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आएंगी वो इसका एरिया हो जाएगा, आप जानते हो, रो सी ई डी ई, ईसी से लेके ईसी प्लस 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है भाई। ये क्या आ जाएगा, यहां तक कि अवेलेबल स्टेट्स आ जाएंगी यहां तक। सिमिलरली अगर मैं इसमें 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे जाऊं, ठीक है,
EV माइनस 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहां तक का अगर मैं देखूं, ये भी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप ले लेता हूं, और यहां तक जो अवेलेबल स्टेट्स आएंगी वो निकालना चाहूं, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये फ्लैट है थोड़ा सा, तो यहां पे जो एरिया बनेगा इसका वो इसके एरिया से ज्यादा आएगा। इसका मतलब यहां पे इतने ही गैप में, 0.1 वाले गैप में जो अवेलेबल स्टेट्स हैं वो ज्यादा है दोस्तों, जो अवेलेबल स्टेट्स हैं वो ज्यादा है इतने ही गैप में। इसका मतलब अगर मैं होल कंसंट्रेशन में निकालूंगा, तो होल कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, जो अवेलेबल स्टेट्स होंगी वो लिखते हो आप, या डेंसिटी बोलते हो उसकी, अवेलेबल स्टेट्स की जो डेंसिटी होगी वो लिखते हो आप, और उसको मल्टीप्लाई करते हो 1 माइनस Fe से। और जब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालते हो तो आप क्या लिखते हो, रो सी ई लिखते हो, और उसको Fe से मल्टीप्लाई करते हो। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो 1 माइनस Fe है, किसमें, वैलेंस बैंड में जो 1 माइनस Fe है, और कंडक्शन बैंड में जो Fe है वो भी ऐसे है और वो भी ऐसे है। जरा देखो ध्यान से, ये एक काइंड ऑफ मिरर इमेज टाइप लग रहा है मुझे। तो इसका मतलब सुनिए, अगर तो Fe में जो EF है मेरे पास, अगर ये मिडिल में हुआ, अगर ये मिडिल में हुआ, इसके EC और EV के मिडिल में हुआ, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि Fe और 1 माइनस Fe का जो कर्व आएगा, Fe और 1 माइनस Fe का जो कर्व आएगा वो सेम होगा, वो एक जैसा होगा। जो वैल्यू इसकी ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ ऐसे आएगा, वैसे यहां की वैल्यू नीचे की तरफ ऐसी आएंगी, अगर ये मिडिल में हुआ तो, अगर ये EF मेरा मिडिल में हुआ तो। बट प्रॉब्लम ये है, मैं जानता हूं कि Pi और Ni बराबर होते हैं, तो बराबर तो केवल तभी होंगे ना भाई, क्या, जब ये प्रोडक्ट बराबर होगा अंदर, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो मैं जिस गैप में इसमें कर रहा हूं इंटीग्रेशन, उसी गैप में यहां पे भी ले रहा हूं। मतलब यहां पे मैं ले रहा हूं EV माइनस 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से EV तक, और यहां पे EC से लेके EC प्लस 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो इसका मतलब जितने गैप में यहां पे इंटीग्रेट हो रहा है, उतने गैप में यहां पे भी इंटीग्रेट हो रहा है। बट यहां पे ये जो वैल्यू है वैलेंस बैंड में, ये ज्यादा है, इसकी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पे ये जो गैप होना चाहिए कम होना चाहिए, और यहां पे ये जो होना चाहिए ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कम है, तभी तो बराबर आएंगे ना। आप खुद सोचिए, तभी तो बराबर आएंगे। अब आप सोचिए ये कम कब होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम होना चाहिए, ये कम है तो ये ज्यादा होना चाहिए, तभी तो Ni और Pi बराबर आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं Ni इक्वल टू क्या है, Pi। इसका मतलब एक तरफ जहां पे डेंसिटी ऑफ स्टेट ज्यादा है, वहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ होल आएगी वो कम आनी चाहिए, सो दैट जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली इसके बराबर आ जाए। पॉइंट को समझिए, ऐसा केवल तभी हो सकता है, 1 माइनस Fe जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए ना, क्योंकि ये ज्यादा है। ये कम कभी तभी होगा जब जो फर्मी लेवल है वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो। फर्मी लेवल, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ जरा, जब फर्मी लेवल ऊपर जाएगा तो ये कर्व भी, ये आपका कर्व भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। पॉइंट को समझिए भाई, जैसे आपका फर्मी लेवल थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, ये कर्व भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए इस तरह, तो ये फिर कम हो जाएगा, 1 माइनस Fe कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? अब सुनिए, अब ये बात मैंने बताई, इसका मतलब फर्मी लेवल किधर की तरफ शिफ्टेड होता है, किधर की तरफ शिफ्टेड होगा, फर्मी लेवल किधर की तरफ शिफ्टेड होगा बताओ, जो फर्मी लेवल है वो किधर की तरफ शिफ्टेड होगा, उस तरफ शिफ्टेड होगा जिस तरफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो कम है। जिस तरफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो कम है, उस तरफ फर्मी लेवल थोड़ा सा शिफ्ट होगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे देखें कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किस तरफ कम है, वो जरा देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को अगर आप प्लॉट करें, अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को अगर आप प्लॉट करें रो बी, तो जरा देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किस पे डिपेंड करती हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रो ई लिखिए, रो बी मत लिखिए इसको, दिस इज रो ई, ठीक है। हाँ जरा देखिए अब कैसे देखेंगे वो चीज, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को कैसे देखोगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का हमारे पास फॉर्मूला आया था, दैट वाज, बोलिए क्या आया था, 2mc बाई h क्रॉस का स्क्वायर की पावर 3/2, और 1 अपॉन में क्या था 2 पाई स्क्वायर समथिंग ऐसे कुछ था, ठीक है। और यहां पे क्या था E माइनस EC की पावर हाफ, ठीक है। ये तो किसमें था, कंडक्शन बैंड में। और वैलेंस बैंड में अगर मैं देखूं तो ये था 1/2 पाई स्क्वायर। एक बार देख लेना भाई, कोई फॉर्मूले में मिस्टेक ना हो जाए, बस उसको दिल पे नहीं लेना है। 2mv अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और यहां पे क्या था बताओ जरा, यहां पे था EV माइनस E की पावर हाफ, ठीक है। अब सुनिए, आप कह सकते हो कि सर फर्क सिर्फ mv और mc का है, अफेक्टिव मास का फर्क है, हाँ, तो उसके हिसाब से ये कर्व अलग होगा, ये कर्व अलग होगा। बट जरा देखिए, ये क्योंकि फ्लैट है, जो भी मेरा कर्व फ्लैट होगा उसमें अवेलेबल जो स्टेट्स होंगी वो ज्यादा होंगी, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होगी वो ज्यादा होगी। अगर किसी पर्टिकुलर बैंड में देखो तो सोचिए, यहां से मैं यहां तक देख रहा हूं 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो यहां पे ये जो एरिया आएगा ये ज्यादा आएगा कंपेयर टू दिस एरिया। सेम 0.1 का एरिया अगर आप लोगे, इससे ये एरिया ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पे अवेलेबल स्टेट्स जो है
उनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्मी लेवल किधर होगा, फर्मी एनर्जी किधर की तरफ शिफ्टेड होगी, ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगी। फर्मी एनर्जी बिल्कुल मिडिल में नहीं आएगी, थोड़ा सा ईसी की तरफ ओरिएंटेड होगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये बराबर आए। फर्मी एनर्जी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगी तो क्या होगा, सुनिए, अगर फर्मी एनर्जी थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगी तो इन दैट केस क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ऊपर वाला प्रोडक्ट ये थोड़ा बढ़ जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट है नीचे वाला, ये जो गैप है ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये वाला गैप 1 - FE वाला, अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगी, क्योंकि इधर ये ज्यादा है, ये ज्यादा, तो ये गैप कम होना चाहिए, फिर 1 - FE कम होना चाहिए, और ये कम है इधर, क्योंकि ये रोवी या रो सी ई जो है वो यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब FE की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे FE की वैल्यू ज्यादा होने के लिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये तो था क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये हम इजीली हम इस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरफ मेरा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ज्यादा होंगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फर्मी लेवल शिफ्ट होगी। ठीक है, ये मैं थ्योरेटिकली भी इसको क्वेश्चन बना सकता हूं, यस, और मतलब स्टेटमेंट वाइज मैं इस क्वेश्चन को बोल सकता हूं। ठीक है, एनीवे, चलिए, ये तो मेरा क्वालिटेटिव एनालिसिस था। अब आइए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर मुझसे कोई बोले कि भाई आप बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसमें जो इसका जो पोजीशन होगी वो कहां पे होगी, वो बिल्कुल मिडिल में होगी या समवेयर एल्स होगी, मुझे ये देखना है। तो अब ये कैसे देखें कि जो फर्मी एनर्जी होगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो उसकी पोजीशन कहां पे होगी, तो वो जरा देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी, अब मैं अगला टॉपिक आपको जो पढ़ा रहा हूं वो है पोजीशन ऑफ फर्मी एनर्जी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी की पोजीशन कहां पे होगी वो जरा देखते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं जानता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni इक्वल टू क्या होगा, Pi, और Ni क्या है बताओ जरा, NCE की वैल्यू e की पावर EFI माइनस EC अपॉन KT। EF की जगह पे मेरा क्या है, EF की जगह पे मैंने EFI लिख दिया, क्यों भाई, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट मस्ट बी इक्वल टू NV e की पावर EV माइनस EFI अपॉन KT। ठीक है भाई, इस तरह से लिख सकता हूं। और NC की वैल्यू क्या बनेगी, NC की वैल्यू बनेगी 2 इंटू बोलिए क्या बनेगा, यहां पे बनेगा MC KT अपॉन 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2। यही होता है NC की वैल्यू यही होती है भाई। एक बार देख लो, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मूले बड़े वो हैं, मतलब इनको याद रखना भी थोड़ा सा वो है, बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू NV की वैल्यू क्या बनेगी, 2 इंटू MV KT अपॉन 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर EV माइनस EFI अपॉन KT। ये बनेगा दोस्तों, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब जरा देखो, जो कट रहा है काट दो, ये कट गया, KT कट गया, यहां से ये कट गया, ठीक है, सब कुछ कट गया। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा MC की पावर 3/2, और ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, EFI माइनस EC अपॉन KT इज इक्वल टू MV की पावर 3/2 e की पावर EFI माइनस EFI प्लस EV बाई KT। मतलब मैं भी उल्टा लिख दिया मैंने, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ, अब जरा देखिए, EFI को अलग कर दो, EFI बाई KT अलग कर दो, यहां से भी EFI बाई KT अलग कर दो, लेकिन यहां पे जो EFI बाई KT आएगा वो नेगेटिव आएगा, और यहां पे EFI बाई KT आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इस MC को उधर ले जाओ। तो जरा देखिए, ये बन जाएगा E की पावर EFI बाई KT इंटू E की पावर माइनस EC बाई KT। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा MV अपॉन MC की पावर 3/2 इंटू E की पावर माइनस EFI बाई KT इंटू E की पावर EV अपॉन KT। बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक काम करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, नीचे आ जाता हूं। तो नीचे जब लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E की पावर, नीचे माइनस वाला नीचे आएगा तो ऊपर आके फिर वो प्लस बन जाएगा, तो जुड़ जाएगा E की पावर 2EFI बाई KT इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा MV अपॉन MC की पावर 3/2, ये तो ये आ गया, और ये जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा E की पावर EV प्लस EC बाई KT। ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ इस तरह का बन जाएगा ये। अब एक काम करता हूं, बोथ साइड नेचुरल लॉग ले लेता हूं। ठीक है, जब मैं नेचुरल लॉग लूंगा तो ये बन जाएगा 2EFI बाई KT
विल बी इक्वल टू, यहां पे तो 2E5/kT आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 3/2 बाहर आ जाएगा, ln, बोलिए क्या बनेगा, ln mv/mc, mv/mc प्लस, बोलिए प्लस में क्या बनेगा, EC प्लस EV/kT, EC प्लस EV/kT। अब एक काम करते हैं, 2kT को उधर ले जाता हूं, 2/kT को उधर ले जाता हूं, तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा EFI विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा 3/4kT ln mv/mc प्लस EC प्लस EV/2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मेरे पास फर्मी एनर्जी बनेगी, उसका पोजीशन आ गई मेरे पास। अब आप जरा वापिस आइए, जरा देखिए ये मेरे पास क्या था, इधर मैं एनर्जी दिखा रहा हूं E, यहां पे मेरे पास मान लीजिए वैलेंस बैंड शुरू होता है और यहां पे कंडक्शन बैंड शुरू होता है, सॉरी माफ कीजिएगा मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है, ठीक है। अब जरा देखिए इसका जो मिडिल है वो यहां पे है, बट असल में मिडिल पे ये लाई नहीं कर रहा, मिडिल जो है वो EC प्लस EV/2 आएगा, इसकी जो मिडिल वैल्यू आएगी वो, बट जो फर्मी एनर्जी है वो इसके मिडिल में नहीं लाई कर रही, वो समवेयर उसमें ऐड हो गया, ये चीज, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, हालांकि ये बेशक बहुत स्मॉल होगी, वो मैटर नहीं करता, बट फिर भी थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा है, EFI थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा है, मिडिल में नहीं लाई कर रहा। मिडिल में कब लाई करता, सुनिए, मिडिल में तब होता जब MV इक्वल टू MC होता, इफ MV इक्वल टू MC तो EFI होता वो बिल्कुल मिडिल में होता, EC प्लस EV/2, तब ये मिडिल में होता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्मी एनर्जी बिल्कुल, हालांकि ये बहुत कम होता है, आप इसको अप्रोक्सीमेटली मिडिल में बोल सकते हो, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये असल में मिडिल में नहीं होता, ये किस तरफ ज्यादा शिफ्टेड होता है, जिस तरफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कम होती हैं, क्योंकि जिस तरफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कम होगा, जिस तरफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू कम होगी, जिस तरफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू कम होगी, उस तरफ Fe का ज्यादा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन उस तरफ ज्यादा होना चाहिए, और उस तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ज्यादा तभी होगा जब वो उस तरफ शिफ्टेड होगा। मैंने आपको बताया ना, अगर ये कर्व, ये जो मेरा कर्व है, जिस तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा उस तरफ ये जो है, ये कर्व ज्यादा हो जाएगा, ये जो गैप है Fe वाला, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि किस तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा। अब यहां से मुझे एक बात और पता चलती है, जिस तरफ Fe मेरा शिफ्टेड होता है, सॉरी जिस तरफ EF मेरा शिफ्टेड होता है, फर्मी एनर्जी जिस तरफ शिफ्टेड होता है, वो EC की तरफ हो सकता है, वो EV की तरफ हो सकता है, उस तरफ का डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कम होंगी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन डेंसिटी ऑफ स्टेट कम होने का रीजन क्या होता है, सोचिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब कम होने का केवल एक ही तरीका हो सकता है, ये तो सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, सिर्फ MC और MV में फर्क होगा, इसका मतलब, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं MC और MV में उसमें फर्क होगा, जिस तरफ का MC, जिसका MC कम होगा, जिसका MC कम होगा, या MC या MV में अगर आप देखोगे, सोचिए मैं ये बोलूं MC इज लेस देन MV, अगर MC लेस देन MV है, सोचिए, तो इसका मतलब आप ये बताओ जो EFI है वो किधर की तरफ शिफ्टेड होगा, बताओ। अगर MC लेस देन MV है तो ये जो रेशियो आएगा ये ग्रेटर देन 1 आएगा, और उस केस में ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जो EFI होगा वो क्या होगा, इसके मिडिल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगा। इसका मतलब कंडक्शन बैंड में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो कम है, ठीक है, कंपेयर टू वैलेंस बैंड। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इफ MC इज लेस देन MV, इफ MC इज लेस देन MV, देन EFI जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इज द मिडिल वैल्यू EV प्लस EC/2, मिडिल वैल्यू से ग्रेटर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि इन दैट केस ρCE विल बी लेस देन ρVE। किसी पर्टिकुलर बैंड के अंदर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आएंगी कंडक्शन बैंड में वो लेस आएंगी, किससे, वैलेंस बैंड से, इसीलिए ये ऊपर की तरफ शिफ्टेड है, सो दैट जो प्रोडक्ट आए, अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगा तो Fe इधर ज्यादा आएगा और 1 माइनस Fe इधर कम आएगा वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो क्योंकि इधर ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इधर कम है, Fe इधर ज्यादा है, तो जो प्रोडक्ट है वो उसको कंपनसेट कर देगा। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट, एक चीज अगर कम हुई तो दूसरी चीज ज्यादा हो जाएगी, वो उसको कंपनसेट कर देगी। पॉइंट को समझिए भाई, और इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बना सकता हूं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या पोजीशन कहां पे आपका ये लाई करता है। मैं यहां से एक चीज और बोल सकता हूं, क्या, मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, और वो बोल सकता हूं द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल मस्ट शिफ्ट अवे, द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल मस्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम द बैंड विद द लार्जर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। जिसके पास लार्जर, जिस बैंड में लार्जर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होंगी उससे अवे आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल शिफ्ट करेगा।
ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके ऊपर जरा देखिएगा, अगले एपिसोड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, बट मैं एक चीज और आगे बढ़ना चाह रहा हूं, एक स्टेप और आगे चलता हूं। अब बात करते हैं, ये तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, और उसमें कैरियर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं वो जरा देखते हैं। तो आप लिखिए कैरियर कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको जरा देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, या तो वो एन टाइप होता है या पी टाइप होता है। ठीक है, उसमें जो फर्मी लेवल है उसको मैं EFI नहीं लिखूंगा, उसको मैं समवट कुछ EFE लिखूंगा। ठीक है ना। अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं एन नोट क्या आएगा, एन नोट इज नॉट फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एन नोट क्या होगा, वो होगा NC e की पावर EF माइनस EC बाई KT, यही होगा अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। और P नोट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू NV e की पावर, बोलिए यहां पे क्या बन जाएगा, EV माइनस EF बाई KT। अब मुझे नहीं पता ये EF कहां पे लाई करेगा, वो एक अलग जगह पे लाई करेगा, वो EFI वाली पोजीशन नहीं होगी, मतलब नियर अबाउट जो मिडल है उस पर नहीं लाई करेगा, बिकॉज अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, बाद में देखेंगे कहां लाई करेगा, उसका एक अलग हिस्सा है, अलग किस्सा है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, हाँ तो अब सुनिए, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, दैट इज इक्वल टू NC e की पावर EF माइनस EFI प्लस EFI, मतलब EFI को मैं क्या कर रहा हूं बताओ, जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल था EFI वो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं इसके अंदर, ऐसा कर सकता हूं, बोलिए भाई। सिमिलरली P नोट के अंदर भी मैं ऐसे कर देता हूं, NV e की पावर EV माइनस EFI प्लस EFI माइनस EF बाई KT। बोलिए दोस्तों, मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनिए, यहां पे जरा देखिए, यहां पे एन नोट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू NC e की पावर, एक काम करता हूं, जो NI जो बना था, NI अगर आपको याद हो, इसको मैं अलग कर देता हूं, जरा ध्यान से देखो, EFI माइनस EC, तो इसको मैं लिखूंगा EFI माइनस EC अपॉन KT। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अलग कर रहा हूं, इंटू E की पावर, इसको मैं अलग कर देता हूं, EF माइनस EFI बाई KT, एक ही बात है, मैं इस तरह से लिख सकता हूं भाई, बोलिए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, सिमिलरली जो P नोट है उसको मैं क्या लिखूंगा, NV e की पावर, जो EFI EV माइनस EFI है इसको मैं अलग कर देता हूं, EV माइनस EFI इसको अलग कर देता हूं बाई KT, ये मैंने अलग कर दिया, इनटू E की पावर, बोलिए आगे क्या रह गया, आगे रह गया EFI माइनस EF बाई KT, ये आपका अलग रह गया, ये बन गया मेरे पास P नोट। अब आप बताइए N नोट P नोट को अगर मैं मल्टीप्लाई, ध्यान से ये क्या बनेगा, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, N नोट इक्वल टू क्या बन गया, ये दिस इज NI इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन थी, इनटू E की पावर EF माइनस EFI बाई KT। बोलिए दोस्तों, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। और सिमिलरली जो P नोट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू PI, आगे वाला जो है ये PI बन गया, पेज पलट के देख लो आप, PI मैंने यही लिखवाया था। ठीक है, PI इंटू E की पावर, बोलिए EFI माइनस EF अपॉन KT, अपॉन KT, सही है, ये बन गया। अब आप बताइए, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, N नोट इंटू P नोट दैट विल बी इक्वल टू, तो बताइए ये बनेगा NI स्क्वायर, यहां पे तो आगे वाला तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, NI इंटू PI, माफ कीजिएगा, लेकिन NI और PI तो बराबर ही है ना, इसको मैं NI भी लिख सकता हूं ना, NI E की पावर EFI माइनस EF अपॉन KT, बिकॉज इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन तो बराबर ही होती है भाई, तो मैं इसको PI को NI ही लिख सकता हूं, एक ही बात है, तो इसलिए मैंने यहां पे NI ही कर दिया। अब जरा देखिए, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, N नोट इंटू P नोट, वो बन जाएगा NI स्क्वायर, आगे वाला तो मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा देखो, यहां पे EF माइनस EFI है, यहां पे EFI माइनस EF है, तो E की पावर 0 आएगा, E की पावर 0 इज 1, ये कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो जुड़ेगा, जुड़ेगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया NI स्क्वायर इज इक्वल टू N नोट इंटू P नोट, मतलब ये बड़ी पावरफुल रिलेशन है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, यहां से NI की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ N नोट P नोट। ठीक है, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी अगर अंडर वो इक्विलिब्रियम है, ये सब ध्यान देना, ये कब एप्लीकेबल है, ये सारी कंडीशन देखो, ये फर्मी जो बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन जो मैंने ली है
उसके लिए मैंने करवाया। पहली बात तो इसमें दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्या? एक तो मैंने बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन लिया तब ये ट्रू है, दूसरी कंडीशन और मैंने क्या लिया है? इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम। तो अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम ये कंडीशन होल्ड करेगी। सब कुछ मैंने कोई नॉन इक्विलिब्रियम को नहीं स्टडी किया अभी। नॉन इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब बाहर से एक्सटर्नली कोई फील्ड अप्लाई कर दी या इल्यूमिनेशन आपने लगा दिया, कोई लेजर लाइट आपने डाल दी उसके ऊपर, ठीक है, तो इस तरह से वो फिर नॉन इक्विलिब्रियम बन जाएगा। वो आगे मैं समझाऊंगा आपको कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। तो ये जो कंडीशन है ये अंडर इक्विलिब्रियम मेरी ट्रू है और अंडर बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन ट्रू है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से मैं Ni लिख सकता हूं। Ni इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपके होल एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होते हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा Ni, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू Pi। मुझे एक बात बताइए जरा, अगर मैं N0 और P0 को मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा Nc इंटू Nv, Nc Nv। जरा देखिए ध्यान से, N0 और P0 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, Nc Nv तो मल्टीप्लाई हो गए, e की पावर में बताइए, EF यहां पे प्लस का है यहां पे माइनस का, कट जाएगा और ये बनेगा EC माइनस EV, समथिंग कुछ ऐसा कुछ बनेगा, या फिर EV माइनस EC बनेगा भाई, e की पावर EV माइनस EC बाई KT, कुछ ऐसा बनेगा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो, एंड दैट विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर। अब आप बताइए ये क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास EC है और एक मेरे पास EV है, तो इनके बीच का जो गैप होगा दैट विल बी EG, एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप, दैट इज EC माइनस EV, ठीक है। तो आप बताइए यहां से Ni का जो स्क्वायर आएगा दैट विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा? मैं इसको लिख सकता हूं Nc Nv e की पावर, दिस इज माइनस EG, क्योंकि EC माइनस EV जो है वो EG है, तो ये तो EV माइनस EC है, दिस इज माइनस EG अपॉन KT। और अगर मैं रूट लूंगा तो Ni विल बी इक्वल टू, बोलिए, रूट ऑफ Nc Nv, ठीक है, जरा देख लीजिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ Nc इंटू Nv e की पावर माइनस EG अपॉन 2KT। ध्यान दीजिएगा भाई, एंड दिस इज इक्वल टू Pi। तो इस तरह से हम ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन निकालने का एक और तरीका है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे हम लोग, और एक्सट्रिंसिक में हमने ये लिखा कि ये इसके बराबर होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये जो इलेक्ट्रॉन और होल की जो कंसंट्रेशन है उसको हमने Ni की टर्म में लिख दिया, उसको हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन या होल की उसकी टर्म में हमने इसको नोट कर दिया। उससे फिर एक नई चीज निकल आई हमारे पास और उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, और उससे हमने फर्दर लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से हमने Ni और Pi मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वापस हम लोग देख आ गए और उसकी कंसंट्रेशन हमने निकाल ली, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको ये समझ आया, इनको याद रखना है भाई, ठीक है, और ये याद हो जाएंगे, डोंट वरी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा आपको इजीली ये सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला टॉपिक जरा देखिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास दैट इज डोपेंट एटम्स एंड एनर्जी लेवल, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास 10-15 मिनट हैं जिसमें मैं आपको वो चीज पढ़ा सकता हूं। तो नेक्स्ट लिखिए डोपेंट एटम एंड एनर्जी लेवल, डोपेंट एटम्स एंड एनर्जी लेवल, इसको पढ़ते हैं भाई। अब आप इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, देखना अगला एपिसोड जो है वो मेनली मैं क्वेश्चंस पे डिवोट कर रहा हूं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सब के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। तो खैर पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, और इसका मैं फिलहाल क्वालिटेटिव एनालिसिस करवा रहा हूं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करवा रहा हूं। मतलब पहले हम कुछ फॉर्मूले नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, ठीक है। देखिए डोपेंट एटम की बात है का मतलब है डोपिंग। जब हम डोपिंग करते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक आपका एन टाइप होता है और एक आपका पी टाइप होता है। एन टाइप होने के लिए क्या जरूरी है? एन टाइप होने के लिए जरूरी है कि आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए होल से। तो उसमें डोपिंग किस तरह की करेंगे बताओ? सिलिकॉन को हम डोप करेंगे फॉस्फोरस से, ग्रुप नंबर 5 एलिमेंट से, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। सोचिए अगर मैंने फॉस्फोरस से डोपिंग कर दी तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा होगा और वो क्या बन जाएगा? वो एन टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो डोपिंग आप करोगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में, अब उसका जो एनर्जी लेवल आएगा वो कहां पे आएगा? जरा देखिए मेरे पास अगर मैं सिलिकॉन क्रिस्टल आपको दिखाऊं तो सिलिकॉन क्रिस्टल जो है वो कुछ इस तरह का है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिएगा इसमें क्या बनेगा?
ये मेरे पास सिलिकॉन क्रिस्टल है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे फास्फोरस डोप कर दिया। सोचिए यहां पे मैंने फास्फोरस को डोप कर दिया। अब फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं बेसिकली एन टाइप बता रहा हूं आपको, एन टाइप सेमीकंडक्टर बता रहा हूं। फास्फोरस के पास 5 आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो शेयर कर जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो समवेयर यहां पे इसके साथ ऐसे बनाएगा बॉन्ड, ठीक है। इसको अब ब्रेक करना आसान रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही टूटेगा यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आयोनाइज्ड इंप्योरिटी बन जाएगी, ठीक है, आयोनाइज हो जाएगा। और ये डोनर टाइप इंप्योरिटी हम इसको बोलेंगे, दिस इज डोनर टाइप इंप्योरिटी। तो अगर आप सिलिकॉन में ग्रुप नंबर 4 में ग्रुप नंबर 5 एलिमेंट को डोप कर रहे हो तो डोनर टाइप इंप्योरिटी बनेगी। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एनर्जी लेवल कहां पे दिखाएं। जरा देखिए, आपने बैंड डायग्राम में आपने देखा था, एक बार जरा मैं बैंड डायग्राम बनाता हूं। देखिए, हाँ जी, आपने बैंड डायग्राम में देखा होगा क्या चीज, ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है और नीचे मेरे पास मान लीजिए वैलेंस बैंड है। अब यहां से यहां तक का जो इलेक्ट्रॉन गैप है दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए। बट ये जो एनर्जी जो होती है इसको ब्रेक करने के लिए, इसको आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए होती है, बहुत ही कम एनर्जी आपको, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज ये आयनाइज कर रही है इसको क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। दैट इज वेरी स्मॉल और अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली केटी के बराबर ही होती है। रूम टेम्परेचर जो केटी की वैल्यू होती है दैट इज आप बोल सकते हो वो जो होती है वो 0.025 मिली सॉरी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली इतनी ही एनर्जी होती है। बस रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी काफी होती है इस इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कराने के लिए। तो इसका मतलब इस लेवल को, अगर इसका जो डोनर जो एनर्जी लेवल है अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो समवेयर मैं यहां पे दिखाऊंगा ईडी को मैं समवेयर यहां पे दिखाऊंगा। ये जो गैप है ये बहुत ही स्मॉल है। तो जैसे आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दोगे ये आपका यहां से जंप करके यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे आ जाएंगे। इसको मैं क्या बोलूंगा, डोनर एनर्जी लेवल, ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल। ये बहुत कम होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली ये जो गैप है दिस इज नोन एज आयनाइजेशन। आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला सर ये इतनी है, मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। जरा देखिए इस आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे निकालें, आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे निकालें। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है और उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। जरा देखिए आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सिलिकॉन क्रिस्टल में आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए कोई nth ऑर्बिट में आपका चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये है मान लीजिए मेरी डिस्टेंस rn, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बोलूं तो यहां पे जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा दैट इज mv, m मतलब इसका मैं अफेक्टिव मास ले रहा हूं क्योंकि क्रिस्टल के अंदर होगा शायद, ठीक है। तो mv² अपॉन rn मस्ट बी इक्वल टू जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनेगा इसका, E²। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लो ना क्या बनेगा, ये तो सेंट्रीपिटल, ये बाहर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ जो लगेगा E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Rn²। क्या कहते हैं दोस्तों, ये बनेगा। और मैं जानता हूं क्या इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है mv/rn मस्ट बी इक्वल टू NH क्रॉस। H क्रॉस का इंटीजर मल्टीपल होगा NH क्रॉस, ठीक है। तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं, V मस्ट बी इक्वल टू NH क्रॉस अपॉन Rn, आप ये बोल सकते हो दिस इज V वेलोसिटी। और ये अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो जरा देखिए क्या बनेगा। यहां से मैं लिख सकता हूं m क्रॉस विच इज अफेक्टिव मास, V की वैल्यू आ जाएगी NH क्रॉस इसका स्क्वायर अपॉन इफेक्टिव मास का क्या हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर हो जाएगा इंटू Rn² हो जाएगा। मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं ये कहां से आया, ठीक है। और इंटू में एक Rn पहले से है भाई, यहां पे मैंने बस v² की वैल्यू ये पुट कर दिया इक्वल टू E² अपॉन 4 पाई। आप बोलोगे सर ये E² क्यों लिखा है, यहां पे तो चार्ज अलग होगा। नहीं जी, एक इलेक्ट्रॉन छूट रहा है तो एक ही चार्ज होगा ना, आयनाइज्ड इंप्योरिटी है ये मेरे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर +1 चार्ज है अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे देख रहा हूं तो, ठीक है ना। तो 4 तो इसके साथ बाकी उन्हें बॉन्ड बना लिए ना, ठीक है। एक चार्ज में एक आयनाइज एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन और यहां पे Rn² बन जाएगा, ठीक है भाई।
अब जरा देखिए आर एन स्क्वायर से ये आर एन कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक यहां से ये पावर कट गई, ठीक है भाई। अब बताइए जो आर एन की वैल्यू आएगी इसको उधर ले जाओ, तो आर एन मस्ट बी इक्वल टू क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू एन एच क्रॉस का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई एम क्रॉस इंटू ई स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई, आर एन की वैल्यू मेरे ख्याल से इस तरह की आएगी, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मेरे पास जो आई है बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अब सुनिए, एक आपने पढ़ा होगा बोहर रेडियस, ठीक है। बोहर रेडियस क्या होती है, हाइड्रोजन एटम में जो बोहर रेडियस होती है, अगर मैं उसको देखूं ए नोट, बोहर रेडियस क्या होती है, बोहर में क्या होता है, जैसे सिलिकॉन में तो यहां पे हमने एप्सिलॉन लिखा है, अगर मैं सिंगल एक इलेक्ट्रॉन ले लूं जैसे हाइड्रोजन एटम में होता है, उस केस में अगर मैं देखूंगा तो यहां पे एप्सिलॉन नोट आएगा, मतलब उसके अंदर कोई हमारे पास कोई इस तरह का रीजन प्रेजेंट नहीं है, मैं वैक्यूम लेके चल रहा हूं अंदर। 4 पाई एप्सिलॉन नोट एन एच क्रॉस का स्क्वायर, अगर मैं बोहर रेडियस की बात करूं वो कुछ इस तरह की होती है, एम ई स्क्वायर। एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आप वो भी नहीं कह सकते हो कि भाई यहाँ पे अफेक्टिव मास आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने एम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये है मेरे पास ए नोट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होती है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 एंगस्ट्रॉम के अराउंड आती है। अब अगर मैं इसका रेशियो देखूं आर एन और ए नोट का, तो मैं ये बोल सकता हूं आर एन अपॉन ए नोट, आर एन अपॉन ए नोट जब आप निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये सब कुछ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ई स्क्वायर भी कट जाएगा, यहां पे एक तो एप्सिलॉन आर बचेगा, जरा देखिए, एक तो एप्सिलॉन आर बचेगा यहां पे, एप्सिलॉन आर इनटू, क्योंकि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, इनटू बताइए क्या बनेगा, ये एम ऊपर चला जाएगा, एम स्टार नीचे आ जाएगा, एम अपॉन एम स्टार। दिस एम स्टार इज नोन एज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वो वाला इफेक्टिव मास नहीं है कंडक्शन बैंड वाला या वैलेंस बैंड वाला ना, ये इसको एक नया नाम देंगे हम लोग, और ये जो नाम है इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी इफेक्टिव मास, कंडक्टिविटी इफेक्टिव मास, कंडक्टिविटी इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास। और ये कितना होता है सुनिए, जो एम स्टार होता है दैट विल बी इक्वल टू, जो सिलिकॉन में अगर हम देखें तो वो होता है 0.26 एम, जो स्टेडी मास होता है इलेक्ट्रॉन का, स्टेशनरी जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 उसका 0.26 होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं, और एप्सिलॉन आर क्या होता है सिलिकॉन में, वो होता है 11.8 के अराउंड समथिंग कुछ होता है, 11.7 या 11.8 के अराउंड होता है। तो आप ये बोल सकते हो आर एन अपॉन ए नोट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 26 के अराउंड आएगा। ये रेशियो जब आप निकालोगे तो ये जो वैल्यू बनेगी, नहीं माफ कीजिएगा 45 के अराउंड आएगा, माफ कीजिएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 45, ठीक है। इसका मतलब जो आर एन बनेगा वो बनेगा 45 ए नोट, और ए नोट की वैल्यू मुझे पता है, बोहर रेडियस कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो आर एन विल बी इक्वल टू 45 इंटू ये बन जाएगा, एक मिनट रुकिए भाई, इंटू ए नोट की वैल्यू कितनी है बताओ, ए नोट की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दी भाई, कुछ मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक मिनट जरा रुकिए, मैं एक बार देखता हूँ, मैंने शायद एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। हाँ, आर एन की वैल्यू कितनी बनेगी 45, तो यहाँ पे आ गया। ए नोट की वैल्यू मैंने शायद गलत लिख दी है, ए नोट माफ कीजिएगा, ए नोट जो है वो पॉइंट आएगा भाई, पॉइंट मेरे पास जो है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है भाई। ए नोट इज अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे जब आप ए नोट की वैल्यू पुट करोगे 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो वो जो बनेगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये जो आएगा 23.9 के अराउंड आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, इतना आर एन आएगा मेरे पास। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के अंदर, उसके अंदर जो ये डिस्टेंस होगी उसके आयनाइज्ड एटम से, जो ये डिस्टेंस बनेगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये आप बोल सकते हो। अब आप बोलोगे सर इस पे एक चार्ज क्यों लिया आपने, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो बाकी इलेक्ट्रॉन और जो आपके न्यूक्लियस है उसके चार्ज ने कैंसिलेशन कर दिया है। जैसे मान लीजिए आप कोई लेते हो, जैसे मान लीजिए किसी एटम के अंदर मान लीजिए 15 उसका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 15 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन मैं केवल 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा हूं और एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर है उसको बाहर ले रहा हूं। तो 14 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन, उसकी वजह से जो चार्ज बनेगा वो केवल सिंगल पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसलिए यहाँ पे ई लिया, यहाँ पे भी ई लिया, इसीलिए यहाँ पे ई स्क्वायर आया। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना कि आप बोलोगे सर यहाँ पे तो चार्ज काफी ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा चार्ज जरूर है, बट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके चारों ओर था उसको भी मैंने इसी के अंदर मर्ज कर दिया, गॉस लॉ लगा दिया, और जो चार्ज एनक्लोज था उसको मैंने सिंगल एक पॉजिटिव चार्ज से दिखा दिया, ठीक है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे ई स्क्वायर लिखा है, ये गड़बड़ मत करना भाई, ये थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। जो ए नोट की वैल्यू होती है वो 0.53 होती है, तो उससे जो आर एन आया विच इज दिस। अब मुझे एक बात आइए, अगर आपको याद हो सिलिकॉन क्रिस्टल में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, सिलिकॉन क्रिस्टल में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है एक एटम से दूसरे एटम के बीच, वो अप्रोक्सीमेटली 5.43 होती है। दिस इज ए, जो ए होता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो होती है 5.43 एंगस्ट्रॉम। तो उसका कितने टाइम्स हो गया? अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 टाइम्स आप कह सकते हो, 4 टाइम्स बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो अगर आप यहां पे फास्फोरस आप डाल रहे हो, तो फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी उसके एटम से, दैट विल बी, जो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है इससे 4 टाइम्स होगी। इसका मतलब 1 2 और आगे तक चले जाओ 3 और 4, मतलब ये इतनी डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी डिस्टेंस पे चक्कर लगाएगा। आप सोचिए, इसके बीच में ये गैप आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन आ जाएगी, और उसको आयनाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि कितनी आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। आपने तो बोला आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालें? मुझे एक बात है, अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी क्या है? उसमें जो एनर्जी आएगी उसकी 2 एनर्जी आएंगी, एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी और एक आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं ई, तो ई के अंदर 2 चीजें आएंगी, काइनेटिक एनर्जी और एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस ऑफ, क्यों माइनस? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसका मैंने अफेक्ट अंदर ले लिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। बिकॉज आप ये बोल सकते हो जो अगर 15 इलेक्ट्रॉन थे तो 14 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है, और 15 प्रोटॉन है। 15 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन का अफेक्ट मैंने यहां पे ले लिया, विच इज सिंगल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो अब बताइए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर एन। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? आर एन की वैल्यू आप पुट कर देना भाई। काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी ई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन आर एन, ये आएगी, ध्यान से देखिए। अब आप बोलोगे ये कैसे निकाला? ये मैंने निकाला हाफ एम क्रॉस वी स्क्वायर से। मैंने वी की वैल्यू बस पुट कर दी और इस तरह से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, वो ये बनेगी। और जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जो वैल्यू मेरे पास बनेगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, आप सोल्व कर लीजिएगा, माइनस ऑफ ई की पावर 4 डिवाइड बाई 2 इंटू एन एच क्रॉस का स्क्वायर। अब ये याद नहीं करना, ठीक है, इसको बस इसकी फीलिंग लीजिए बस, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप उसको सोल्व करोगे वो मेरे पास बनेगा 25.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी दिस, ठीक है, माइनस के साथ ये बनेगा आयनेशन एनर्जी। इसकी जो आयनेशन एनर्जी आएगी वो ये आएगी। और अगर इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अप्रोक्सीमेटली यही बन जाएगा। इसका मतलब इतनी स्मॉल आयनेशन एनर्जी काफी है इसको आयनाइज करने के लिए। तो इसीलिए जो डोनर एनर्जी लेवल लिखाएंगे उसका जो गैप होगा, ये जो गैप होगा ये बहुत ही कम होगा। दिस इतनी एनर्जी अगर आपने प्रोवाइड कर दी तो अपने आप वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जम कर जाएगा, यहाँ पे आयनाइज्ड इंप्योरिटी छोड़ जाएगा और वो अपना वैलेंस कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से मैंने ये कैसे बताया कि ये जो एनर्जी जो डोनर लेवल होता है वो आपका 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होता है, केटी के अराउंड होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ आया। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं तो रूम टेम्परेचर में केटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी ही होती है जितना हमने कैलकुलेट किया है। तो इसका अंदर रूम टेम्परेचर काफी है इसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये केस समझ आ गया होगा। इवन आपको सही बताऊं तो जो गैलियम आर्सेनाइड होता है उसमें और कम होती है ये, ठीक है, जो आयनेशन एनर्जी होती है ये और कम होती है, ठीक है। तो इजीली आप इसको ब्रेक करवा सकते हो। अच्छा, सिर्फ ये इतना नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे ही आपको चाहिए इसको ब्रेक कराने के लिए, ना, उससे पहले ही ब्रेक हो जाते हैं ये, क्योंकि कई और चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। थर्मल इसका वाइब्रेशन इंक्लूड हो जाता है और कई सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उससे पहले ही आपके इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जो इंप्योरिटीज हैं वो आयनाइज होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो था, ये एपिसोड जो था ये समझ आया। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चंस पे डिवोट करूंगा और अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे का जो 1-2 कंसेप्ट और हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे डोपिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। बिकॉज अभी ये जो डोपेंट एटम है ये मेरा पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा सिंपल एनालिसिस करवाया। अच्छा, इसको याद नहीं करना भाई, कहीं आप ये वाला टॉपिक याद करें, ना, इसकी जरूरत नहीं। ये तो मैंने वैसे ही आयनेशन एनर्जी निकालने का तरीका आपको बताया, ठीक है। इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। तो लेकिन पीछे वाला जो कंसेप्ट था उसको आप जरूर देखिए। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे पास आए थे, इनको आप ध्यान रखिएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखिएगा इससे और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। आज का जो सेशन है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी।
तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको इस लेक्चर से कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूले कुछ समझ आए हों, कुछ कंसेप्ट आपके बने हों, तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। और ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, आपको मोबाइल ऐप पे ये ले जाएगा और वहाँ से आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इन केस अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो CES लर्निंग अपने गूगल प्ले स्टोर से सर्च कीजिएगा, वहाँ से भी आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cesedu.co.in, यहाँ से भी आप वेबसाइट से कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हो, मोबाइल ऐप से भी कोर्सेज की जानकारी आ जाएगी। इन केस कोई क्वेरी रहती है आपकी, कोई डाउट रहता है, आपको पूछना है, तो आप ये जो 2 नंबर हैं किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, 7508211721 9988167932। इन पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज का जो सेशन है दोस्तों उसमें इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।